हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। नवीन कश्यप ने अपने असिस्टेंट और गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि अभी की अभी इन सभी लोगों को शूटिंग की जगह से बाहर किया जाए, जिसे सुनकर गार्ड्स ने तुरंत अपनी गर्दन हमें हिलाए और उन लोगों की तरफ बढ़ गए। गार्ड्स की इतनी बड़ी तादाद अपनी तरफ आता देख वो लोग डर गए जो अभी तक ऑटोग्राफ लेने की जिद कर रहे थे। उन लोगों को पीछे हटता देख डायरेक्टर नवीन कश्यप के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने गार्ड से कहा, देखा मेरे डायरेक्शन और डिसीजन को 1 मिनट में सब कुछ कैसे संभाल लिया। मैंने नवीन कश की बात सुनकर गई, उसकी हाँ में हाँ मिलाने ही वाला था कि तभी उस भीड़ में से एक आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आप लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ ड्रीम एंजल का ऑटोग्राफ लेने आए हैं और हम उसे लेकर ही जाएंगे। हम भी देखते हैं कि आप लोग हमें कैसे रोकते हैं। अगर आप लोग हमें मारने का खौफ दिखाकर या डराकर यह सोच रहे हैं कि आप लोग जीत गए, तो मैं बता दूं कि मैं अभी अंदर जा रहा हूं और अगर तुम में से किसी में भी हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। आओ, मारो मुझे, मारो मुझे। उस आदमी की इतनी हिम्मत देखकर कुछ देर के लिए डायरेक्टर नवीन कश्यप और बाकी भी हैरान हो गए। उस आदमी के सिर पर तो ऑटोग्राफ लेने का भूत ही चढ़ गया था। वहां खड़े सभी लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे, पर रेहान के भेजे गार्ड्स बिल्कुल भी और ज्यादा बहस उस आदमी से नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वे लोग थोड़ा पीछे हट गए और वह खड़े होकर उस आदमी को घूरने लगे। तभी एक हल्की सी दर्द भरी आवाज आया था। यह आवाज किसी और की नहीं, उस लड़के की थी जो अभी अभी ऑटोग्राफ की सही के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और गार्ड्स को उकसाने की कोशिश भी कर रहा था। अभी फिलहाल सभी लोग जमीन पर पड़े उस आदमी को देख रहे थे जो अपनी हिम्मत की शेख ही बगा रहा था। तभी डायरेक्टर नवीन कश्यप की नजर अपने साथ काम करने वाले लोगों पर गई जो हैरान होकर उसे ही देख रहे थे। तब नवीन ने अपने कंधे उचका हुए कहा, यह बार बार कह रहा था, हिट मी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इसकी यह इच्छा पूरी नहीं होती और मुझे बाद में इसके लिए बेहद दुख होता। इसीलिए मैंने तुरंत इसकी यह इच्छा पूरी कर दी। रेहान उस वक्त फिल्म शूटिंग की जगह पर सारी तैयारियां देख रहा था। तभी उसे कुछ शोर सा सुनाई दिया, जिसे सुनकर वह बाहर साइड पर आ गया। यानी कि बाहर क्या हो रहा है, यह सब क्या हो रहा है। डायरेक्टर नवीन रेहान को देखकर डायरेक्टर नवीन ने तुरंत कहा कि रेहान, ये आदमी यहां शूटिंग की जगह पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था और इसका बिहेव भी बहुत ज्यादा खराब था। इसीलिए मुझे लगा कि इसे रोकना जरूरी है, नहीं तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए मैंने इस पर हाथ उठाया। नवीन की बात सुनकर रेहान ने ग्राउंड पर खड़े उस आदमी को देखा और फिर धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। उसने पहले ही सबसे कहा था कि किसी भी तरह का कोई भी तमाशा सेट पर नहीं होना चाहिए, वरना हमारी मूवी के लिए नेगेटिव बातें हो सकती हैं। एकदम से सेट का माहौल बदल गया। सभी को लग रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। ग्राउंड पर खड़े उस आदमी ने रेहान की आंखों में देखकर कहा, तुम ही हो ना इनके बॉस? मैं तुम्हें बता दूं कि आज की यह बात यही खत्म नहीं हुई है और नहीं मैं यहां अकेला आया हूं, मेरे साथ मेरे लोग भी आए हैं। जैसे ही उस आदमी ने कहा कि उसके साथ उसके लोग भी आए हैं, तो वहां खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। उन लोगों की ऐसी बात सुनकर रेहान के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसने अपना चेहरा थोड़ा सख्त करते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो? तुम किस तरह का जवाब चाहिए तू लोगों को? तभी उनमें से एक ने कहा कि हमारे आदमी को जो थप्पड़ मारा है, तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें इसके लिए कम से कम लाख देने होंगे और तुम बिल्कुल भी बिना पैसे दिए यहां से जाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि हम अपना कंपनसेशन लिए बिना यहां से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमने यहां जो भी हुआ उसे रिकॉर्ड कर लिया है और अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम यहां जो भी हुआ उसे इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। इन लोगों की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने अपने हाथों की मुट्ठी गुस्से से भींच ली और अपने दांत पिसने लगा। यह लोग बहुत अच्छे से पहले से यह सब प्लान करके आए थे। यह लोग जानते थे कि रेहान कभी भी राधिका और बाकी सिंगर्स की नेगेटिव इमेज नहीं बनने देगा और पैसे भी दे देगा। वह जितने मांगे वही डायरेक्टर नवीन कश्यप यह सब कुछ समझ रहा था। उसे पता था कि उसने इतनी तेज नहीं मारा था कि वह लड़का जमीन पर ही गिर जाए। यह सब कुछ सिर्फ एक एक्टिंग थी और कुछ नहीं। जैसे ही डायरेक्टर ने कुछ कहने के लिए रेहान को पुकारा, रेहान ने अपना हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया।
रेहान ने उन लोगों को देखा और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोगों को पैसे चाहिए है ना? ठीक है, लाख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रेहान ने जैसे ही कहा ठीक है वह लाख देगा, तो उन लोगों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई जो रेहान और बाकी लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उनकी लॉटरी निकल गई, और वह भी बिना ज्यादा कुछ करें। जैसे ही डायरेक्टर नवीन कश्यप ने सुना कि रेहान उन्हें इतनी बड़ी रकम देने को राजी हो गया है, तो उसके सीने में जलन होने लगी और उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया। वह इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। अगर आगे ऐसी कोई सेम सिचुएशन आई तो वह सीधे ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर देगा। डायरेक्टर नवीन रेहान को रोकना चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, रेहान ने मजाक के लहजे में कहा, इस आदमी ने सिर्फ कुछ रुपयों के लिए खुद को जमीन पर गिरा दिया। तुम्हें नहीं लगता कि यह आदमी इस काम के लिए लाख तो डिजर्व करता है? उसकी बात सुनकर डायरेक्टर ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब? रेहान क्या कहा? तुमने अभी सभी को लगा कि उन्होंने अभी अभी रेहान के मुंह से जो कुछ भी सुना वो शायद उनका वहम है, और उन्होंने शायद गलती से यह सब सुन लिया है, और इसीलिए सबके चेहरे के भाव बदले हुए थे। जैसे ही यह बात उस लड़के ने सुनी जो इतनी देर से ड्रामा कर रहा था, पैसों के लिए उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारे आदमी ने अभी अभी मुझे धक्का दिया और मुझे डराने की कोशिश भी कर रहे हो। तुम लोग एक नंबर के घटिया लोग हो, और अब तुम लोग मुझे और मेरे लोगों को घटिया कह रहे हो। तुम्हें लगता है कि हमें कंपनसेशन देकर तुम हम पर एहसान कर रहे हो। रेहान ने यह सब सुनकर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नो बॉट एंड नो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग घटिया हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम में से कुछ लोग बिचेस हो, और अगर तुम अपना साथ देने वाले इन लोगों को 1 लाख रुपए भी दोगे तो यह सत्य इनके लिए काफी होगा। रेहान की ऐसी बातें सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, हाउ डर यू से दैट अबाउट अस? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे कोई पैसे। मैं अभी और इसी वक्त यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर रहा हूं। वहां खड़े सभी लोगों को रेहान की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। उनमें से कुछ तो रेहान की कही बात पर उसे पलटकर जवाब भी देना चाहते थे, पर वह लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। रेहान की बात सुनकर जब जमीन पर पड़े लड़के ने कुछ रिएक्ट करना चाहा, तो उसकी वाइफ ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें अक्ल नहीं है, स्वास है क्या? अगर तुम इस वीडियो को अपने पास रखोगे तो तुम इन लोगों को डराकर इनसे और थोड़े पैसे ले सकते हो। उन लोगों की बात शायद रेहान ने सुन ली थी जो उन लोगों ने धीरे से कही थी। रेहान को अब इन सब चीज में मजा आने लगा। उसने उन लोगों को छेड़ते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर मैं अपनी सेफ्टी के लिए तुम 5 में से सिर्फ 4 लोगों को पैसे दूं? मेरे पास फिलहाल पैसे हैं, अब जिसे चाहिए वह ले ले और जिसे नहीं वह रहने दे। यह कहकर रेहान ने अपने हाथ हवा में लहराए। उसे ऐसा करता देख डायरेक्टर नवीन समझ गया और उसने जल्दी से लाख रुपये लाकर रेहान के हाथ में रख दिए, और रेहान ने सभी के सामने वह रूपस खुले रख दिए कि जिसे चाहिए ले जाए। रेहान का ऑफर सुनकर वहां खड़े लोग के पास से लालच की बू आनी शुरू हो गई, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे जो बहुत मेहनत करके भी 3,000 महीने के कमा पाते थे, और उनमें से कुछ शायद ज्यादा से ज्यादा 500 कमाते होंगे। पर इससे ज्यादा कमाना उनके लिए मुश्किल था, और इतने रुपीस कमाने के लिए उन्हें 2-3 साल जमकर मेहनत करनी होगी। यह बात वे लोग अच्छी तरह से जानते थे। तभी उस लड़के ने रेहान से पूछा, सिर्फ 4 लोगों को ही क्यों दे रहे हो? उस लड़के की बात सुनकर रेहान ने हैरान होते हुए बोला, सच में तुम मुझसे यह पूछ रहे हो? रेहान वही चेयर डालकर बैठ गया और बोला, तुम सब लोग आपस में अगर डिसाइड कर चुके हो तो आकर अपने पैसे कलेक्ट कर लो। मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम लोगों के लिए। अपनी बात कहकर रेहान शांति से उन 5 को देखने लगा। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह 5 किसी ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, और यह लोग कहीं ना कहीं इतने करीब नहीं हैं एक दूसरे के। रेहान ने अपना दांव खेल दिया था, जिसमें अब उन 5 मछलियों का फंसना लगभग तू था। वह 5 अब एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे थे, और तभी उस लड़के ने कहा कि मैंने अपने आप को जमीन पर गिराया, चोट मुझे लगी है, इसीलिए सबसे ज्यादा हिस्सा पैसों में मेरा होगा। इसी बात पर सब लोग जगह करने लगे। उन लोगों को इस तरह जगह करता देखकर डायरेक्टर अब समझ गया कि रेहान क्या करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर ने रेहान की तारीफ करते हुए कहा, सर आप जीनियस हैं। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि आप कैसे इतनी जल्दी इन लोगों के सामने हार मान सकते हैं, पर अब मुझे समझ आया कि आप क्या करने वाले थे। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टर, मैं तो बस इन लोगों की लालच को इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही इन लोगों ने पैसों की डीमर करी, मैं इतना तो समझ गया था कि यह लोग ड्रीम फिक्शन के फैन नहीं हैं, बस एकला और भटिया लोग हैं जिन्हें पैसे चाहिए। इसीलिए मैंने इनका खेल इनके साथ ही खेला और इन्हें एक दूसरे से दिया। देख लेना, अब कुछ ही देर में सारे एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। जैसा कि रिहान ने कहा था कि कुछ देर में यह लोग झगड़ा करना शुरू कर देंगे, वैसा ही हुआ, क्योंकि उन 5 लोगों में से सिर्फ 4 को ही पैसे मिलने वाले थे और उन 5 में से कोई भी वह 5वां इंसान नहीं बनाना चाहता था जिसे अपने पैसे छोड़ने पड़े। उन लोगों को इस तरह झगड़ा करता देखकर वहां खड़े लोग उनका यह फनी वीडियो शूट करने लगे और उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी फैंटेसी ड्रीम गर्ल ग्रुप ने सबसे रिक्वेस्ट की कि ये लोग नकली फैन हैं और झूठा फैन होने का नाटक करते हैं ताकि लोगों से पैसे अट सके। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। यह लोग प्रोफेशनल ब्लैकमेलर्स हैं, इसीलिए अगर आप इन लोगों को इन फ्यूचर कहीं भी देखें तो प्लीज इनसे सावधान रहना। रेहान ने अपने आगे हो रहे तमाशे को इग्नोर किया और डायरेक्टर नवीन को देखकर पूछा, क्या हमने इन सब का पूरा वीडियो अच्छे से बना लिया है? रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और कहा, मैंने किसी से कह दिया था इसका वीडियो बनाने के लिए, पर अभी भी डायरेक्टर थोड़ा सा सावधान रहना चाहता था कि कहीं ये ब्लैकमेलर उसे पिक्चर लेते या वीडियो बनाते हुए ना देख ले, वरना वो लोग उसे बदनाम करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए डायरेक्टर ने किसी और असिस्टेंट से कहकर इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड करवाया, खासकर शुरू से, ताकि बाद में अगर उस पर कोई बात आए तो लोगों को बता सके कि उसकी कोई गलती नहीं थी। हालांकि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि रेहान इन सबको खुद अपनी आंखों से देख चुका था और उसे डायरेक्टर और अपने एम्प्लॉय पर पूरा भरोसा था। डायरेक्टर नवीन अभी भी थोड़ी सावधानी बरत रहे थे कि कहीं वो ब्लैकमेलर उन्हें आगे परेशान ना करे, इसीलिए उन्होंने खुद वीडियो ना बनाकर किसी दूसरे से वो वीडियो बनवाया। दूसरी तरफ उन 5 ब्लैकमेलर की बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लड़ते लड़ते वो लोग अपना मजाक बनवा चुके हैं और अब सभी के बीच में एक मजाक या जोकर बनकर रह गए हैं। पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वो लोग अपना मजाक बनवा चुके थे और जो लोग ये देख रहे थे वे ना तो सिर्फ डायरेक्टर कश्यप की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने सब सही किया, बल्कि वे उन्हें बता भी रहे थे कि डायरेक्टर्स को उन ब्लैकमेलर के साथ और बुरा करना चाहिए था। 20 मिनट तक झगड़ा करने के बाद आखिर में उन 5 ब्लैकमेलर ने यह डिसाइड किया कि जिसे मुक्का पड़ा था उस आदमी की छोड़कर बाकी सभी पैसे लेंगे और अभी तक उन्हें अपने आप के इतना पॉपुलर होने के बारे में बिल्कुल अंदाजा भी तो नहीं था। वह चारों अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रेहान की तरफ बढ़े और उसके पास आकर बोले, हमने डिसाइड कर लिया है, पैसा वसीसा हम चारों में बात दे से। रेहान ने उन चारों को इस तरह हैरान होते हुए देखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, या उसे तो पता ही नहीं है कि अभी अभी इतनी देर से यहां क्या तमाशा चल रहा था। रेहान ने अपनी आंखें झपका हुए अनजान बनकर उन लोगों की तरफ देखा और उनसे पूछा, कौन से पैसे? किसकी बात कर रहे हो तुम? तभी उनमें से एक ने कहा कि तुमने हमें कहा था ना कि तुम लाख रब हम लोगों में से 4 लोगों को दोगे। कहीं तुमने अब अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? रेहान ने फिर अनजान बनते हुए कहा, मैंने कब कहा ऐसा कि मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा, और अगर मैंने ऐसा कहा भी तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। इस वक्त रेहान के चेहरे पर अपनी जीत की खुशी थी जो साफ साफ देखी जा सकती थी, पर रेहान का ऐसा जवाब सुनकर बाकी लोग हैरान रह गए और अब उन्हें समझ आया कि रेहान ने उन्हें मजाक बनाकर रख दिया है और उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, तुमने हमारे साथ ट्रिक खेली, तुमने हमें धोखा दिया और हमें बेवकूफ बनाया। तभी रेहान अपनी चेहरे से खड़े होते हुए बोला, तुम लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैंने अपने पैसे बाहर जरूर लाकर रखे हैं, पर इसके पीछे कारण था। मैं इन्हें सूरज की रोशनी में रखने आया था ताकि यह अच्छे से सूख जाए। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रेहान की बात सुनकर वह चारों बौखला गए और कहने लगे, ज्यादा चालाकी मत करो, तुमने हमें वड़ा किया है पैसे देने का। अगर अब तुम मुकरे तो हम वह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे, समझे तुम? उनकी ऐसी बात सुनकर रेहान मुस्कुराया और बोला, वाह क्या बात है, एक वीडियो तुम्हारे पास है, एक मेरे पास भी है जो मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया है। यह कहकर रेहान ने अपने साथ काम करने वाले अपने असिस्टेंट से फोन लिया और उसमें एक वीडियो स्टार्ट कर दिया जिसमें 5 लोग एक दूसरे को मार रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला भी रहे थे, यह कहकर कि वो पैसे उनके हैं, और उनके आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंस रहे थे, इतने जोर से कि उनके पेट में दर्द होने लग गया।
तब जाकर उन लोगों को समझ आया कि एग्जैक्टली उन लोगों ने अभी अभी क्या किया। पर इन सब में एक बात अच्छी थी कि उन सब के साथ जो भी हुआ उस पर देखने वाले किसी को भी दुख नहीं था। तभी उन 4 में से एक इंसान ने कहा, तुम बेशर्म इंसान, तुमने हमें वादा किया था कि तुम हमें पैसे दोगे, तो फिर अब तुम पलट नहीं सकते। तुमने हमारे दोस्त को मारा है, इसका वीडियो सबने बनाया है, अब तुम पलट नहीं सकते। तभी उन 5 लोगों ने उन बाकी लोगों की तरफ देखा, इस उम्मीद से कि वे उनकी मदद करेंगे और उनका साथ देंगे। पर किसी ने भी आगे बकन ब्लैकमेलर की मदद करना जरूरी नहीं समझा। किसी ने कहा, मैं तो सेल्फी ले रहा था। तो किसी ने कहा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। और किसी ने कहा, मेरा फोन चार्जिंग पर है, क्या तुम देख नहीं सकते? तभी उन लोगों ने रोते हुए कहा, रेहान तुम बहुत बेशर्म इंसान हो, तुमने खुद हमसे वादा करके अपना वादा तोड़ दिया, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उन लोगों को अब इस बात का बुरा ज्यादा लग रहा था कि उनके हाथ में 22 लाख रुपए आते आते रह गए और वह कुछ नहीं कर पाए। अब रेहान ने गुस्सा करते हुए कहा, डायरेक्टर अपनी आंखें इन लोग गैवाना दिद्दी पर रखो, अब अगर यह कोई भी तमाशा करने की कोशिश करें तो इनकी टांगे तोड़ देना। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने अपनी गर्दन हमें हिला दी और उन लोगों की तरफ खाने वाली नजरों से देखने लगा। जाने से पहले रेहान ने एक नजर वहां खड़ी भीड़ की तरफ दौड़ाई और अपने मन में सोचा, हो ना हो इन सब ने हमारे बारे में कुछ तो गलत सोचा होगा और इनके सामने हमारी गलत इमेज बनी होगी, मुझे इसे ठीक करना होगा। यही सोचकर रेहान ने वहां खड़े लोगों से कहा, देखिए मैं जानता हूं कि आप लोग अपने पसंदीदा हीरो और हीरोइनों के साथ फोटो खींचना और उनसे ऑटोग्राफ लेना पसंद करते हैं और यह सब चीजें आपको खुश भी करती है। पर अगर आप लोग इसी तरह शूटिंग एरिया में आकर अपने स्टॉर्स को परेशान करते रहेंगे तो यह लोग कैसे आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे? क्या मैं सही नहीं कर रहा हूं? बताइए। मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने डॉल्स के लिए परेशानी बनाने से अच्छा उनका साथ देना चाहिए। रेहान की ऐसी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर रेहान की बात को अपनी सहमति दे दी। रेहान ने आगे कहा, आज सुबह से बहुत कुछ हो चुका है, इसीलिए अब मैं आप सभी की खुशी के लिए सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आप में से 10 लोग अंदर जा सकते हैं और अपने आइडल से ऑटोग्राफ और पिक्चर ले सकते हैं। यह बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और खुशी से उछलने लगे। रेहान ने आगे कहा, वह 10 लोग लॉटरी से डिसाइड होंगे। अब लॉटरी निकली जा रही थी। जिन लोगों के नाम आ रहे थे वह लोग खुशी से उछल रहे थे और जिन लोगों के नाम नहीं आए वह लोग बहुत ज्यादा उदास हो गए। उन लोगों को उदास देख रेहान ने फिर से कहा, आप में से जिनका नाम नहीं आया है उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो 10 लोग अंदर गए हैं आप उनसे अपने फेव स्टॉर्स के ऑटोग्राफ उनसे मनवा सकते हो। रेहान का इतना फेयर डिसीजन देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग रेहान के इस बिहेव की बहुत तारीफ करते हैं। राधिका और बाकी 3 सिंगर्स ने पहले अपना शूटिंग का काम पूरा किया और उसके बाद उन्होंने बाकी सभी आए हुए फैन को अपना ऑटोग्राफ दिया। वहां पर 100 से भी ज्यादा लोग थे जिन्हें ऑटोग्राफ देना था। कुछ लोगों को ही ऑटोग्राफ देकर यह लोग इतना थक गई कि राधिका ने मुंह बनाते हुए रेहान से शिकायत करते हुए कहा, यह काम कितना मुश्किल है, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। राधिका की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, तुम लोग तो 100 लोगों में ही थक गई, आगे जब बड़ी और फेमस स्टार बन जाओगी तब लाखों लोग होंगे और उस वक्त तुम्हें उन्हें भी ऑटोग्राफ देना होगा। मुझे लगता है यह टाइम तुम लोगों की इस प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। रेहान की बात सुनकर राधिका ने कहा, पहले जब स्टॉर्स का ग्लेम देखते थे तो बहुत खुशी होती थी, मन करता था कि हम भी एक दिन इनकी तरह बनेंगे, इन्हीं की तरह हमारे भी लाखों फैन होंगे और हम भी सबको ऑटोग्राफ देंगे। पर अब जब यह सब करना पड़ रहा है तो समझ आ रहा है कि यह सब कितनी मेहनत वाला काम है। तभी रेहान ने कहा कि इन सब के बाद अगर हम मीटिंग रखें तो कैसा रहेगा। यह सुनकर रिद्धिमा ने तुरंत कहा, यह मीटिंग कैसे मुमकिन है, यहां से जाने के बाद मुझे अपने कलाई की एक्सरसाइज करनी होगी जो ऑटोग्राफ दे देकर दर्द कर रही है। रिद्धिमा की बात सुनकर सब लोग जो भी वहां थे वो हंसने लग गए। शूटिंग खत्म होने के बाद रिद्धिमा और बाकी सब क्रू वापस ऑफिस आ गए और इतने में ही साशा भी स्कूल से वापस ऑफिस आ गई। शशा वैसे तो स्कूल का ही काम देखती थी, पर दोपहर या शाम के वक्त वह ऑफिस आ जाया करती थी ऑफिस के काम देखने के लिए। जैसे ही शशा ने रेहान को कंपनी में देखा तो उसने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, कोई हमारे एक्टर्स को इंटरनेट पर बदनाम कर रहा है। रेहान को किसेस को भी यह बताने की जरूरत नहीं थी कि यह सब कौन कर रहा है, क्योंकि उसे पता था कि यह सारा काम उन्हीं ब्लैकमेलर का था जिनसे सुबह उनकी बहस हुई थी।
_रेहान ने फिर भी एक नजर उस वीडियो पर दौड़ाई जो अभी अभी साशा ने अपने फोन में चलाया था। वह वीडियो उसी बारे में था जिसमें डायरेक्टर नवीन उन ब्लैकमेलर को मार रहा था। साथ ही उसके नीचे एक न्यूज आर्टिकल भी था जिसमें लिखा था कि डायरेक्टर नवीन कश्यप ने कैसे अपने बॉडीगार्ड को उन फैन को मारने के ऑर्डर की, साथ ही उन्हें कंपनसेटरी नहीं किया। जैसे ही पब्लिक और बाकी लोगों ने वह न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिन्हें असल सच्चाई नहीं पता थी, उन्होंने बिना जाने पूछे ही आर्टिकल के नीचे गलत बातें उस फैंटेसी ड्रीम ग्रुप के बारे में लिखनी शुरू कर दी, और कुछ बातें तो बहुत ही ज्यादा बेकार थी। किसी ने लिखा कि मुझे लगता था कि ड्रीम गर्ल की यह लड़कियां बाकी सेलिब्रिटी से अलग होंगी, इनमें उनकी तरह घमंड नहीं होगा, पर मैं गलत था। किसी ने लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, पर तुम लोगों को किसी के साथ ऐसा बिहेव करने का हक बिल्कुल नहीं है, खास करके अपने फैन के साथ जो तुम लोगों को दिल से चाहते हैं। किसी ने लिखा तुम सब लोग हमारी वजह से ही फेमस हुए हो, अगर हम ना होते तो कोई नहीं पूछता। तुम लोगों को पूरा कमेंट बॉक्स इन्हीं सब बातों से भरा हुआ था। सभी लोग यही बात बोल बोल कर ड्रीम गर्ल ग्रुप को गलत बता रहे थे। तो वही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी वीडियो पोस्ट हो रहे थे जिसमें लोग यह बता रहे थे कि ड्रीम गर्ल ग्रुप की कोई गलती नहीं है, और ये सब वीडियो अपलोड करने वाले वही लोग थे जिन्होंने खुद वहां ये सब कुछ लाइव देखा था। पर अभी भी ब्लैकमेलर की बातें ज्यादा लोगों की पहुंच तक थी और इन्फ्लुएंस की बातें उतने लोगों तक नहीं पहुंची थी। यह न्यूज पूरी दुनिया और इंडिया में आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि कोई तो था जो इस खबर को पीछे से हवा दे रहा था। खैर, देखते ही देखते कुछ ही टाइम में यह खबर पूरे न्यूज मीडिया की हेडलाइन बन गई। रेहान यह सब पढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर साशा पर गई जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। रेहान ने साशा से कहा अभी के लिए इसे जाने दो, मैं इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाता हूं कि इसके पीछे फिर आखिर है कौन। मेरे पास इस पूरी घटना का वीडियो है जिसे तुम बाद में सोच मीडिया पर हमारे रिस्पांस के तौर पर पोस्ट कर सकती हो। रेहान की बात सुनकर शशा ने हमें अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा ठीक है, जैसे तुम कहो, और इतना कहकर वह वहां से चली गई। रेहान मन ही मन सोच रहा था कि जरूर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो उन्हें बर्बाद करने की सोच रहा है, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर पूरे इंटरनेट पर यह बात फैलाना उन कुछ लोगों की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए उसने साशा से कहा कि जब तक वह कई इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेता कि इसके पीछे कौन है, तब तक वह पूरा रियल वीडियो इंटरनेट पर अपलोड ना करें, क्योंकि अगर वह ऐसा करते भी है अपने डिफेंस में तो भी उसका इतना असर नहीं होगा और बात अभी भी उन्हीं पर हावी रहेगी। थोड़ी देर बाद रेहान का हायर किया हुआ इन्वेस्टिगेटर रेहान के ऑफिस में एक रिपोर्ट लेकर आया और उसे रेहान के हाथ में पकाते हुए कहा बॉस, इन सबके पीछे एक छोटी सी सोशल मीडिया कंपनी है जो इस मामले को इतना बढ़ा रही है। उन ब्लैकमेलर्स ने उस वीडियो को लाख में उस कंपनी को बेच दिया और उसी का फायदा ये ब्लैकमेलर उठा रहे हैं। उस इन्वेस्टिगेटर की बात सुनकर शशा ने गुस्से और हैरानी में कहा क्या सिर्फ एक छोटी सी कंपनी ने यह सब कुछ किया है? बट वाई? और उन लोगों के पास इतनी मीडिया पावर आई कहां से? साशा की बात सुनकर रेहान ने उसे कहा किसी भी मीडिया कंपनी के लिए यह सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग पैसे देकर सेलिब्रिटी प्राइवेट अफेयर और घोटाले करने वाले लोगों की खबरें खरीद लेते हैं और इन्हें ब्रेकिंग न्यूज बनाकर सोशल मीडिया पर स्प्रेड कर देते हैं। रेहान की बात सुनकर शशा ने कहा अब हमें क्या करना चाहिए रेहान? वैसे तो शशा उस कंपनी की कर्ड सेव थी, पर उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं था इन सब में और वह इन पर इतना ध्यान भी नहीं देती थी। हालांकि शशा की काबिल बहुत अच्छी थी, वह बिना किसी की मदद के सब कुछ हैंडल कर सकती थी, पर अभी उसे रेहान की मदद लेना ही सही लग। जैसे ही रेहान को पता चला कि इसके पीछे कोई छोटी सी मीडिया कंपनी है, तो उसे और बाकी लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी सोशल मीडिया कंपनी उन्हें इतने बड़े पैमाने पर घेरेगी। रेहान के पैसे बहुत थे, इसीलिए उसे रिस्क लेने में इतना ज्यादा डर नहीं लगता था। हालांकि रही बात एक्सपीरियंस की, तो वह तो रेहान के पास भी इतना नहीं था शशा की तरह। खैर, अभी के लिए रेहान के दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा था कि कैसे भी उसे उस मीडिया कंपनी को तबाह करना था, और वो ऐसा करके ही दम लेने वाला था। रेहान ने अपने इन्वेस्टिगेटर राजक को ऑन ऑर्डर दिया, राजक जाकर उस मीडिया कंपनी से डील करो। पहले मैं इस मीडिया कंपनी को तबाह करूंगा और उसके बाद ही पूरा सच सामने लाऊंगा। अगर मैं ऐसा करे बिना सच कहूं तो शायद किसी को भी विश्वास ना हो, इसीलिए पहले इस काले चेहरे को सामने लाओ। रेहान की बात सुनकर
राजत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, मैं देखता हूं, आप चिंता मत कीजिए। रेहान से ऑर्डर लेने के बाद राजद वहां से चला गया। आई सिंह राजद काफी खुश और एक्साइटेड था क्योंकि काफी टाइम से रेहान ने उसे कोई काम नहीं दिया था, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा बोर हो रहा था। ऊपर से रेहान उसे लाखों की सैलरी भी देता था। बिना काम के पैसा लेना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इस वजह से वह काफी परेशान था। पर अब किसी ने खुद ही अपने आप को शिकार बनाकर उसे सौंप दिया था, जिसकी वजह से वह आज काफी ज्यादा खुश था। कुछ ही देर में उस सोशल मीडिया के साथ ऐसा हुआ जो देखने लायक था। किसी ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ही हैक कर लिया और उसके साथ साथ उनका पर्सनल अकाउंट भी हैक हो गया और उस मीडिया कंपनी के खुद के कुछ काले कारनामे जो अभी तक किसी को नहीं पता था, वह भी सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट कर दिए। उस मीडिया कंपनी की हुई प्राइवेट और इलीगल डील के कागज सिर्फ लोगों का अटेंशन लेने के लिए और ट्रैफिक गेन करने के लिए बिना वजह झूठी खबरें फैलाई गई। उन सब के रिकॉर्ड और मासूम लोगों को फंसाकर उन्हें परेशान करने के सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गए। देखते ही देखते पूरे न्यूज मीडिया में उस कंपनी की खबरें फैल गई। हर कोई उन्हें और उनसे हदे लोगों को टारगेट करने लगे। वह लोग जिन्होंने इस कंपनी के साथ मिलाकर स्कैम किए थे। न्यूज चैनल वालों ने उन पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया और कुछ ही पल में यह मीडिया कंपनी बर्बाद हो गई और इसके साथ साथ बाकी लोग भी न्यूज चैनल वालों के सवालों का निशाना बन गए। पूरे सोशल मीडिया पर हर कोई अब इस कंपनी और इससे जुड़े लोगों की ही बात कर रहा था। ड्रीम गर्ल वाले मामले को शायद लोग भूल चुके थे। दूसरी तरफ उस सोशल मीडिया कंपनी के मीटिंग रूम में उस कंपनी के मालिक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। उसने गुस्से में अपनी कंपनी के टेक्नीशियन से कहा कि मुझे हर कीमत पर हमारे अकाउंट्स वापस रिकवर करके ने दो समझे। तुम अपने बॉस की बात सुनकर उस टेक्नीशियन ने डरते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, बट हमारे लिए यह अकाउंट फिर से रिकवर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि जिसने इन्हें हैक किया है वह बहुत ही इंटेलिजेंट है और उससे अकाउंट वापस लेना नामुमकिन है। टेक्नीशियन की बात सुनकर उस मीडिया कंपनी के मालिक अश्वथ का गुस्सा और बढ़ गया और उसने झल्लाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कोई इतना बड़ा और शार्प हैकर हॉइड हमारे पीछे क्यों पड़ा है। हमें बर्बाद करके उसे क्या मिलेगा। अवाद इस प्रोफेशन में आए काफी साल हो गए थे और वह काफी समय से यहां इस सोशल मीडिया की दुनिया में था और उसे पता था कि कैसे इस बिजनेस के राइवल के साथ काम करना है और कैसे उन्हें हैंडल करना है। अस्वात ने अपने मन में खुद से कहा, किसी भी सेलिब्रिटी में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाए। फिर ऐसा कौन कर सकता है। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह उन लोगों का काम है जिनके साथ उसने अभी अभी डील की थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है। वे लोग बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी लोग थे और उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। वो लोग मेरे साथ गेम नहीं खेल सकते। उन्हें जो पैसे मिले हैं उनका इस्तेमाल वे अपनी जिंदगी बेहतर करने में करेंगे बजाय उस पर हैकर बैठने के। अगर ये लोग नहीं तो फिर कौन। अस्वात ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके एक असिस्टेंट ने आकर उससे कहा, सर हमें ऐसा कोई नहीं मिला जिसने आपके साथ यह सब किया हो। क्या आप किसी को जानते हैं जो यह सब कर सकता है या जिसके साथ आपने कुछ किया हो। असिस्टेंट की बात सुनकर अस्वात ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, नहीं तुम लोग उन्हें नहीं जानते हो और ना ही मैंने ऐसा कुछ भी किया है, क्योंकि अगर मेरे पीछे खड़े होकर 10 बड़े लोग भी मुझे सपोर्ट करें तो भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अस्वात ने इतना कहा ही था कि उसके असिस्टेंट ने एक और बड़ा झटका उसे दे दिया, यह कहकर कि हमारे प्रॉपर्टी डीलर का कॉल आया था, उसे हमारा यह ऑफिस वापस चाहिए। उसकी बात सुनकर अस्वात ने हैरान और परेशान होते हुए पूछा, क्या ऑफिस वापस चाहिए। इस मीडिया कंपनी ने एक कमर्शियल बिल्डिंग में एक ऑफिस रेंट पर लिया हुआ था और वहीं से अपना सारा काम करते थे और उस ऑफिस का किराया भी अवाद की कंपनी साल में एक बार ही भर देती थी और इस साल का रेंट वो लोग पहले ही भर चुके थे। तो भला वे लोग क्यों इस ऑफिस को खाली करें। लगता है आज अवाद का दिन ही खराब था कि उसका असिस्टेंट उसे झटके पर झटके दिए जा रहा था और उसी में अगला झटका यह था कि कोर्ट ने हमें बहुत सारे लॉ के कॉल आए हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे और हमारी कंपनी के अगेंस्ट केस किया है। रेहान अब और ज्यादा हैरान हो गया और उसने चखते हुए कहा, क्या केस। आखिर यह हो क्या रहा है, इतनी जल्दी ऑफिस खाली करने का नोटिस। अब कोर्ट में केस। इन सब मिले जुले झटकों के साथ उसके अपने फोन के मैसेजेस बार बार उसका दिमाग खराब कर रहे।
लगातार सभी के एक जैसे सवाल थे, पर फिलहाल के लिए अवाद जो कर सकता था या जो कह सकता था उसने कह दिया। उसी वक्त अवाद को पता चला कि उसके कई एम्प्लॉयज तो नौकरी छोड़कर ही भाग गई है, और बाहर से भी बहुत से मैसेज उन लोगों को मिले हैं जिनमें लोग उन्हें ना जाने किन चीजों के लिए मजबूर ठहरा रहे हैं। कोई कह रहा कि इन्होंने हमारी प्राइवेसी लीक की है, तो कोई कह रहा है कि इस कंपनी ने कई घोटाले किए हैं और वह सब चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंटीग्रेशन हो। इतना सब सुनकर अवाद के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, मैं अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं। सब लोग समझ चुके थे कि उन्होंने क्या किया है, जिसकी सजा अब उन्हें मिल रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो इन लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पलटकर वार कर सके या जवाब दे सके। अब बॉस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और उसके साथ साथ कंपनी भी अब अस्वाद के हाथों में हथकड़ी स्टेशन ले जाया जा रहा था। ब्लॉन्डिश वहां से बहुत से एम्प्लॉय पहले ही जा चुके थे और जो भाग गए थे सैदूसियां वे दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। कुछ देर इसी तरह देखने के बाद एक एम्प्लॉय ने कहा, चलो वापस चलते हैं, अब हमें कोई नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कोई भी स्कोप बाकी है अब हमारे लिए। तभी एक दूसरे साथी ने कहा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे लास्ट मंथ की सैलरी भी नहीं मिली है, अब तक उसे लिए बिना मैं कैसे जा सकता हूं। उस आदमी की बात सुनकर पहले वाले ने कहा, यहां हमारा बॉस अरेस्ट हो गया है, कंपनी बर्बाद हो गई है, अब ये कुछ नहीं बचा है और तुम्हें तुम्हारे पैसों की पड़ी है। मुझे ये बताओ कि यहां तुम्हें पैसे कौन देगा। अब सभी लोग यही बोल रहे थे कि चलो ये आया, अब कुछ नहीं मिलने वाला और जो सैलरी नहीं मिली उससे अपनी बदकिस्मती मान लेना, लेकिन अब ये रुकने का कोई मतलब नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर सब लोग उस खाली ऑफिस को छोड़कर वापस चले गए। यह सब कुछ करा धरा राजत का था। उसे यह सब करके बहुत मजा आ रहा था। उससे खुशी थी कि उसके किसी सच्चा कियोबान ने ऐसी वार ने उसके दुश्मनों को इतना तोड़ दिया कि वे पलटकर वार करने लायक भी नहीं बचे। और रही बात हैकिंग की, तो उसने यह बात सारे न्यूज मीडिया में आग की तरह खुद ही फैला दी। जैसे ही अवाद के अरेस्ट होने की बात रिहान और उसकी कंपनी को पता चली, तो सब लोग बहुत खुश हो गए और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। तभी किसी ने कहा कि फिनली, ये आदमी आज जेल पहुंच ही गया। मैं तो बहुत खुश हूं। अब सब लोग उस मीडिया कंपनी के बारे में अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, इस मीडिया कंपनी ने इस साल बहुत सारे लोगों पर इल्जाम लगाए हैं। कौन है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने डायरेक्ट कंपनी को ही पलक झपकते ही बंद करवा दिया। किसी ने कहा, जिसने भी ये किया है उसे डरने की जरूरत नहीं है, हम सब उसके साथ है। किसी ने पूछा कि कौन हो सकता है इन सब के पीछे। तभी किसी दूसरे ने कहा, वह कोई और नहीं बल्कि ड्रीम गर्ल ग्रुप कंपनी का बॉस है। ऐसा मैंने किसी से सुना है। जैसे ही लोगों के ग्रुप ने यह बात सुनी तो सब हैरान रह गए। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ड्रीम गर्ल ग्रुप के पीछे इतना बड़ा स्किल है। अब तो शायद ही किसी में दम हो। ड्रीम गर्ल ग्रुप से भीड़ नहीं का हर कंपट कंपनी के एम्प्लॉय यही बात कर रहे थे कि आगे जिंदगी में वह किसी की भी न्यूज छापें, पर ड्रीम गर्ल ग्रुप की नहीं, वरना उनका हाल भी ऐसा ही होगा। उनकी कंपनी बंद हो जाएगी, मालिक को जेल हो जाएगी और वह सब सड़क पर आ जाएंगे। उन्हें फिर से अपने लिए कोई न्यू जॉब सर्च करनी पड़ेगी। राजक ने आगे रिहान के ऑर्डर को फॉलो करते हुए इस सब के मास्टरमाइंड को मारा और साथ में उस दिन की घटना का पूरा वीडियो भी वायरल कर दिया ताकि सब लोगों तक सच बात पहुंच सके। अभी तक पहले ही सोशल मीडिया पर उस कंपनी वाली बात ठंडी नहीं हुई थी और इतनी ही देर में वह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तो जैसे लोगों की एक्साइटमेंट का लेवल ही बढ़ गया। आज उन लोगों को एक के बाद एक इतने सारे तमाशे जो देखने को मिल रहे थे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। जैसे ही लोगों ने ड्रीम गर्ल ग्रुप का वह पूरा वीडियो देखा तो उन्हें समझ आया कि ड्रीम गर्ल की कोई गलती नहीं थी और वह लोग फैन ना होकर ब्लैकमेलर थे और उन्होंने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। उनके एक फैन ने कहा, उन 5 ब्लैकमेलर्स ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया और उस मीडिया कंपनी से साठ गांठ करके हमारे आइडल्स को बदनाम भी किया। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक और फैन ने कहा, मैंने अपने आइडल्स पर बिना वजह शक किया और इन्हें बुरा भला कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने भी राधिका और उसकी टीम को बुरा भला कहा था, वे सब अब कमेंट बॉक्स में उनसे माफी मांग रहे थे और अपने आप के लॉयल फैन होने का दावा करने लगे। इन सबसे अलग रिहान के इस ऑपरेशन में एक चीज अच्छी हुई और वो ये कि राधिका और बाकी 3 सिंगर्स को अब काफी अच्छी फेम मिल गई थी और उनका करियर जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था वह ये सुबह गए।
काफी अच्छा हो चुका था क्योंकि अब उनको लगभग हर कोई जानता था। अब स्टार मून कंपनी के एम्प्लॉय सोच रहे थे कि इन सब बातों की वजह से उनका बिजनेस खराब होगा और लोगों को उन्हें सफाई भी देनी पड़ेगी। पर उनके बॉस रिहान ने सब कुछ बहुत ही सही तरह से संभल लिया, जिससे नहीं तो फाइनेंशियल तौर पर और ना ही सोशल लेवल पर उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई। पर इन सब बातों में एक बात फिर से साबित हो गई थी कि रिहान कोई आम बॉस नहीं था जिनमें यह कुत्ते बिल्ली के खेल डरा सके। राधिका और बाकी की 3 सिंगर्स अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और परेशान थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या उन्हें रिहान को कहकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेनी चाहिए ताकि उनका यह मसला जल्दी हल हो जाए और उनके ऊपर से यह नेगेटिव इमेज हट जाए। पर रिहान ने आधे से भी कम दिन में यह सारा मामला बिल्कुल सही कर दिया और लोगों के बीच राधिका और बाकी सिंगर्स की फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई, जिससे वे सब बहुत खुश थी। अभी तक रिहान की समझदारी और राजर के साथ से इन ब्लैकमेलर का मामला तो निपट चुका था और जो कुछ भी लास्ट में हुआ उससे राधिका और बाकी सिंगर्स के साथ साथ रिहान और स्टार मून कंपनी के लोग भी बहुत खुश थे। राधिका और बाकी 3 सिंगर्स में से रिद्धिमा की बॉन्डिंग रिहान के साथ सबसे अच्छी थी, पर यह बात अलग थी कि रिद्धिमा भी रिहान के बारे में उतना ही जानती थी जितना कि बाकी सब पर। अब उसे रिहान की असली पौवा का अंदाजा हुआ कि वह जितना अमीर है उतना ही ताकतवर भी है। इंटरनेट पर चल रही सारी बातों को नेगेटिव्स ऑफ इमेज सबको रिहान ने कुछ ही पल में फूंक मारकर हवा में उड़ा दिया था। विद्यमा ने कहा, मुझे लगता था कि रिहान सर सिर्फ अमीर है पर वह तो सुपर पावरफुल भी है। विद्यमा की बात सुनकर राधिका ने हाँ भरते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बॉस, सच में बहुत पावरफुल है, पर यह बता पाना शायद थोड़ा मुश्किल है कि वे कब क्या कर दे। जब साशा ने उन दोनों को बात करते हुए सुना तो उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों बहुत ही लो बैकग्राउंड से आती हो, तुम्हें क्या पता कि आमिर लोग क्या कुछ कर सकते हैं, और तुम लोग प्लीज कुछ भी मत करो और बॉस को अकेला छोड़ दो। बॉस अगर चाहे तो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते हैं। साशा की बात सुनकर हर्षिता ने भी कहा, सच में अच्छा हुआ। आज की बात को रिहान सर ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अगर उन्होंने इस बात को ज्यादा ही सीरियसली लिया होता तो अभी तक जमीन और आसमान एक कर चुके होते। शशा और हर्षिता अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आती थी और रिहान के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती थी कि अगर रिहान चाहता तो किसी को भी इस इंडस्ट्री में मरवा सकता था। पहले भी बहुत से ऐसे छोटे स्टोर्स थे जिन्हें इस मीडिया कंपनी ने झूठे आरोपों में फंसाया था और उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की थी। वे सभी स्टॉर्स चाहते थे कि कहीं ना कहीं वे सब स्टार मून कंपनी के लिए काम करें, जिससे उन्हें भी एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि पैसे कमाना उन सबके लिए सेकेंडरी चीज थी। अब इसीलिए वह लोग चाहते थे कि उनकी एक अच्छी इमेज मीडिया में बनी रहे, वरना कोई भी उन्हें नहीं पूछेगा और ना ही उन्हें इज्जत देगा और शायद इसमें उनकी हालत एक सड़क के चूहे जैसी हो जाए। इसीलिए सभी को एक अच्छा बॉस अपने साथ चाहिए था। अगले दिन शशा ने देखा कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जॉब के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी शुरू हो गई है और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सारी थी, जिन्हें देखकर शशा की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि आज से पहले स्टार मून होटल के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में इससे पहले इतनी एप्लीकेशन नहीं आई थी। इसीलिए एचआर डिपार्टमेंट के लोग जल्दी से शशा के पास गए। इन सब में सबसे छौंकने वाली बात यह थी कि जिन लोगों की एप्लीकेशन आई थी वे लोग एंटरटेनमेंट कंपनी में काफी नामी लोग थे और आइडल्स थे। साशा ने हैरान होते हुए अपने हाथ में पकड़े उन प्रिंटेड एप्लीकेशन को देखकर पूछा, ये सब लोग एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं? क्या ये सब सेलिब्रिटी हमारे साथ काम करना चाहते हैं? उसके जवाब में एचआर डिपार्टमेंट ने कहा, इन सब लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है, जिन्हें प्रिंट करने में हमें 2 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग गया और अभी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन बाकी है। फिर से हेयर मैनेजर ने कहा, प्रेसिडेंट, यह एप्लीकेशन इसीलिए आई है क्योंकि बहुत सारी कंपनी के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने वाले हैं और जो कंपनी अभी बाकी है वो सैरी आने वाली है ताकि यहां आकर पता कर सके कि इन सब के पीछे हमारे इरादे क्या हैं। आज पूरे दिन एचआर डिपार्टमेंट के लोगों ने कोई और दूसरा काम नहीं किया सिवाय सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन को प्रिंट करने और कंसल्टेंसी कॉल का आंसर करने के। पूरे दिन इसी तरह काम करने के बाद शाम को जाकर उन लोगों ने सांस ली। साशा ने अपना हाथ देखा जिसमें लंबे लंबे रिज्यूमे लगे हुए थे और यह कोई 100 से भी ज्यादा लोग थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले रिन्यू करवाना चाहते थे। शशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि स्टार मून कंपनी कब से इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी और आइडल्स खुद यहां काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
साशा ये सब देख ही रही थी कि तभी कागजों को पलटते पलटते उसका ध्यान एक अजीब बात पर गया कि इन एप्लीकेशन में एक बात अजीब थी। वह भी यह कि इनमें सब लोग ज्यादातर थर्ड स्ट्रिंग सेलिब्रिटी ही थे। उनसे ऊपर का कोई नहीं था। शशा ने अपने हाथों में लिए हुए उन जू मेने को नीचे रखा और अपने हाथ मसलते हुए बोली, क्या यह सब कल वाले मामले की वजह से तो नहीं है? साशा अभी तक सिर्फ एक कंपनी मैनेजर थी और उसे यह बात अभी तक समझ नहीं आई थी कि आखिर छोटे सिलेबस के लिए कंपनी का मतलब क्या है। इस इंडस्ट्री में यह सब कुछ कोई छोटी बात नहीं थी और शशा अकेले इस मामले में खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी। उसे इस मामले में रिहान से बात करनी होगी। रिहान अभी नशे में था। कल रात उसने राजत के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ड्रिंक किया था। उसने इतनी पी हुई थी कि वह ऑफिस में ही चेयर का सहारा लेकर सो गया और अभी तक नहीं उठा था। तभी उसने अपने केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। सामने गेट पर शशा और एचआर मैनेजर दोनों खड़े थे। उन्हें इस तरह सुबह सुबह देखकर रेहान ने उनसे पूछा, क्या मसला है? साशा ने आगे बढ़ते हुए पूरी बात रेहान को बताई। साशा की बात सुनकर रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, यह बहुत छोटा सा काम है, तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत सिंपल है? एनीवे एक डेट फिक्स करो और उस दिन इन लोगों को बुलाकर इनका इंटरव्यू लो। जो पास हो जाए वो यहां रुकेंगे और जो फेल होंगे उन्हें यहां से जाना होगा। साशा ने हैरान होते हुए कहा, बस इतना ही एचआर। मैनेजर भी काफी हैरान था जब उसने रेहान के मुंह से यह बातें सुनी। उसके लिए यह सब कुछ कितना सिंपल था, कहना ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। साशा की बात सुनकर रेहान ने अपनी बोहे सुही से उचकते हुए कहा, और क्या हो सकता है इसमें? तुम्हें नहीं लगता कि हमें हायरिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन सब का इंटरव्यू ले लेना चाहिए? रेहान की बात सुनकर एचआर मैनेजर ने थोड़ा झकते हुए कहा, सर बात यह नहीं है कि हम इनका इंटरव्यू नहीं लेना चाहते। एक्चुअली जिन लोगों ने अप्लाई किया है वे सब काफी नामी लोग हैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और कहीं ना कहीं उनका काफी दबदबा भी है। क्या हमारी कंपनी इतने लोगों को हैंडल कर पाएगी? मैनेजर की बात सुनकर रेहान ने कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हिलाई और कहा, हम तुम्हारी बात सही है, पर मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि जो भी लोग यह आए उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह ट्रीट करना, और जब एक बार इंटरव्यू हो जाए और सैलरी डिस्कस हो जाए तो उन्हें कंपनी में एंट्री दे देना। एचआर मैनेजर तुरंत रेहान के घुटनों के पास बैठ गया और थोड़ा परेशान होते हुए बोला, सर यह सब लोग बहुत सीनियर सेलिब्रिटीज हैं, हम कैसे उनके साथ बाकी आम लोगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं? तभी शशा ने भी मैनेजर की हां में हां मिलते हुए कहा, बिल्कुल हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे रेहान, वो लोग सीनियर सेलिब्रिटीज हैं, हम कैसे उन लोगों को बाकी लोगों की तरह ट्रीट कर सकते हैं? हम उन्हें इतना लो लेवल का ट्रीटमेंट नहीं देंगे। साशा की बात सुनकर रेहान ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए कहा, जो मैंने कहा है वही होगा, हमें इतनी भी जल्दी नहीं है। इस डिपार्टमेंट में लोगों की तुम क्या चाहती हो कि मैं इन लोगों को कैसे ट्रीट करूं? अपने दादा की तरह। साशा अभी भी रेहान की बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने फिर से पलटते हुए रेहान से कहा, यह सब कुछ सेम नहीं है। वह लोग सेलिब्रिटी है और बाकी एप्लीकेंट अभी अपनी जगह बना रहे हैं। अगर कोई सिंगर गाना गाएगा तो हम उसे सैलरी देंगे, लेकिन अगर यह लोग हमारे लिए काम करेंगे तो हम सिर्फ इन्हें सैलरी नहीं देंगे बल्कि हमें इन्हें प्रॉफिट शेयर देना होगा। साशा ने आगे कहा, इन लोगों को यहां इंटरव्यू के लिए बुलाकर इन्हें सिर्फ सैलरी देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कोई बेवकूफ ही यहां रुकेगा। यह सब लोग बड़े सेलिब्रिटी हैं। अगर ये यहां सैलरी लेने आएंगे तो फिर इनके और बाकी लोगों के बीच फर्क ही क्या रह जाएगा। साशा की बात सुनकर रेहान ने सरप्राइजिंगली उससे पूछा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें कोई कमीशन नहीं दूंगा? रेहान ने अपने हाथों से अपनी ठोड़ी को रब करते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बेसिक सैलरी ही देता हूं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? खैर जाने दो, इन सब की बात हम बाद में करेंगे जब हमें वह मिल जाएगा जो हमें चाहिए। चलो अब लोअर स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कैसा रहेगा अगर हम इन सब लोगों को हमारी नेक्स्ट फिल्म में कोई ना कोई रोल दे दे? अब तो साशा भी रेहान के सामने अपने घुटने टेकने वाली थी। जिस हिसाब के रेहान आइडिया दे रहा था, अगर एचआर मैनेजर वहां नहीं होता तो पक्का शशा उसे इस तरह के आइडिया देने से उस जरूर रोकती और उसे कहती कि क्या वह थोड़ा सीरियस नहीं हो सकता इस मामले को लेकर। अचानक ही साशा की नजर रेहान पर गई। उसने थोड़ा करीब जाकर सूंघने की कोशिश की तो उसे पता चला कि रेहान ने पी रखी है और कल राजत के साथ पूरी रात इतनी ज्यादा शराब पीने के बाद राजत तो अब तक खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और रेहान कहीं ना कहीं वह भी अभी तक नशे में ही था।
साशा ने मामला समझते हुए रिहान से कहा, क्या तुम सीरियस हो? क्या हम कल इसके बारे में बात करके फाइनल डिसीजन ले सकते हैं? साशा की बात सुनकर रिहान ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। कल की डेट इंटरव्यू के लिए फिक्स कर दो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसे आजकल में वेस्ट करें। पूरी फिल्म बनानी बाकी है। अभी एक छोटी सी फिल्म में सारे बड़े सेलिब्रिटी होंगे। यह सोचकर ही मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। अब साशा का मन रोने को कर रहा था। उसे रिहान की बात पर बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। वह अभी भी यही सोच रही थी कि कोई सच में कैसे इस तरह का बेहुदा आइडिया अपने दिमाग में ला सकता है, और सिर्फ ला ही नहीं सकता, उसे इंप्लीमेंट भी करने वाला है, जिसे लेकर वह इतना खुश है। साशा ने अपने मन में कहा, लगता है कल के इंटरव्यू के बाद इस कंपनी की इज्जत का पूरी तरह कचरा होने वाला है। कितनी मेहनत से इस कंपनी की इज्जत बनाई थी, पर लगता है सब कुछ खराब करके ही ये आदमी दम लेगा। यह सब तो फिर भी एक हद तक ठीक है, पर मुझे ही क्यों यह सब करने को बोलकर यह आदमी मेरी ही नजरों में मुझे झुकाने में लगा हुआ है। साशा ने एचआर मैनेजर को अपने साथ बाहर बुलाया। रिहान के केबिन से निकलते ही एचआर मैनेजर ने हिचकिचा हुए साशा से कहा, सीईओ मैम, अब हम क्या करना चाहिए? लगता है बॉस अभी तक नशे में है और पूरी तरह से जागे नहीं है। अगर मैं वह करता हूं जो अभी बॉस ने कहा है, तो क्या मैं कल का इंटरव्यू सेट कर दूं? एचआर मैनेजर यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर कल इंटरव्यू होता है तो उसे 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटी को जवाब देना होगा, और यह बिल्कुल आसान नहीं था। रेहान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नशे में है, और ज्यादा पीने की वजह से उसने इस तरह का ऑनर दिया है। जब कल वह जागेंगे और होश में आकर पूछेंगे कि हमने इतने से मैटर को भी ठीक से हैंडल क्यों नहीं किया, तो हम क्या जवाब देंगे? और ऊपर से वह 100 सेलिब्रिटी आकर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। उन्हें मैं क्या कहूंगा? शशा ने अपने दांत गुस्से में पिसते हुए कहा, बॉस ने जो कहा है वही करो, बाकी कल जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मिल। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब बॉस और कंपनी की सीईओ ने दोनों ने ही कह दिया हो तो भला एचआर डिपार्टमेंट का हेड क्या ही कर सकता था। वह अपना उदास समूह लेकर अपने डिपार्टमेंट में आ गया और उसने आते ही अपने नीचे काम करने वाले लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा कि हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। इस सब लोगों को कल के इंटरव्यू के लिए मेल भेज दे। इंटरव्यू कल मॉर्निंग में होगा। और यह कहकर फिर से उस मैनेजर ने अपना मुंह उदास सा बना लिया। कंपनी में किसी तरह का कोई सीक्रेट नहीं था। कुछ ही देर में सबको पता चल गया कि उनका बॉस कुछ अजीब काम करने जा रहा है। जब बॉस और कंपनी की सेव ने दोनों ने ही कह दिया हो तो भला हेयर डिपार्टमेंट का हेड क्या ही कर सकता था। वह अपना सस्ता उदास सम्मोह मुंह लेकर अपने डिपार्टमेंट में आ गया और उसने आते ही अपने नीचे काम करने वाले लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा कि सब लोगों को कल के इंटरव्यू के लिए मेल भेज दे। इंटरव्यू कल सुबह में होगा। और यह कहकर फिर से उस मैनेजर ने अपना मुहदासा बना लिया। कंपनी में किसी तरह का कोई सीक्रेट नहीं था। कुछ ही देर में सबको पता चल गया कि उनका बॉस कुछ अजीब काम कर जा रहा है, और इसी समय 100 सेलिब्रिटी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आने वाले थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि क्यों यह झमेला उनके गले पड़ गया। सब लोग यही सोचकर परेशान थे कि कंपनी में क्या होगा। कल शायद कंपनी का नाम ही खराब हो जाएगा। कल के ड्रीम एंजल की न्यूज के बाद हर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अपना पूरा ध्यान स्टार मून कंपनी की इस नए कंपनी पर दे रहा था। इसमें ज्यादातर लोग वे थे जिनका ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड नहीं था एंटरटेनमेंट कंपनी में, और इसीलिए वे इस एक सेफ्टी जोन की वजह से इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते थे। पर और कारण था जिसकी वजह से वे इस कंपनी को ज्वाइन करना था, और वह था इस कंपनी में वे लोग अपना ब्राइट फ्यूचर भी देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह एक बती हुई कंपनी है और आगे इसमें इन स्मॉल स्टोर्स को अपना करियर बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आदित्य रॉय, जिसने बाकी सेलिब्रिटी के साथ खुद भी एचआर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, जब उसे पता चला कि स्टार मून कंपनी कल अपना इंटरव्यू कर रही है तो यह जानकर वह बहुत एक्साइटेड हो गया। आदित्य रॉय यह एक एवरेज सा दिखने वाला पर अच्छी एक्टिंग स्किल रखने वाला बंदा था। आदित्य ने पहले भी स्टार मून कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर उस वक्त इस पर कंपनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने अपने सारे रिसोर्सेज बाकी एक्टर्स पर लगाए, जिसकी वजह से आदित्य को वो नाम और शोहरत नहीं मिल पाई जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। उसे ज्यादातर एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही काम मिला, वह भी बहुत छोटे से रोले के लिए। इसीलिए बहुत कम लोग थे जिन्हें आदित्य की एक्टिंग पसंद आई, पर आदित्य खुश था कि कुछ ही सही पर फैन तो उसके भी थे।
आज काफी सालों बाद भी जब उसे इस एंटरटेनमेंट कंपनी में उतना नाम नहीं मिला तो वह सोचने लगा कि शायद अब उसे इस इंडस्ट्री को छोड़कर कुछ और काम कर लेना चाहिए। 7 स्टार मून कंपनी के साथ उसका वह कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म होने वाला था जिसे वह अब फिर से रिन्यू नहीं करवाना चाहता था, पर आदित्य एक लास्ट चांस खुद को देना चाहता था। जब से उसने सोशल मीडिया की उस कंपनी का हसर होते देखा और जब से उसने रिहान की पॉफ की जजा जाना, उसका मन किया कि एक बार उसे भी इस कंपनी में अप्लाई कर देना चाहिए। आदित्य को लगा था कि एक बार एप्लीकेशन देने के बाद उसे लंबे समय तक इंतजार करना होगा, पर कौन जानता था कि अप्लाई करने के सिर्फ एक दिन में ही उसे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने का ईमेल आ जाएगा। शायद इसीलिए उसे एक उम्मीद की किरण फिर से नजर आ रही थी। एक्साइटमेंट में आकर आदित्य ने अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाला कि मैं कल स्टार मून होटल में जा रहा हूं अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए, और इस एंटरटेनमेंट कंपनी में मेरा सफर आगे जाएगा या नहीं यह इसी इंटरव्यू से तय होगा। आदित्य के पोस्ट करने के कुछ टाइम बाद ही अजीब अजीब सी सलाह उसे कमेंट बॉक्स में मिलने लगे। किसी ने कहा, मैंने पहले कभी इस कंपनी का नाम नहीं सुना, तो किसी फैन ने कहा, और भी बहुत अच्छी कंपनी है, फिर इसमें काम करने की क्या जरूरत है। एक फैन ने तो सीधा ही कह डाला, क्या आप अभी अभी इंटरनेट से कनेक्ट हुए हैं? जो आपको नहीं पता कि स्टार मून कंपनी अभी इस फील्ड में शुरुआत में आई है, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंटरटेनमेंट कंपनी का। मुझे लगता है आपको एक बार इंटरनेट पर फैंटेसी ड्रीम ग्रुप के बारे में जान लेना चाहिए। इन सब में किसी ने उसे अच्छी बातें भी कही दिया। आदित्य, क्या आप सच में इस कंपनी में जा रहे हो? अगर ऐसा है तो आपको जल्द से जल्द यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और आप भी ड्रीम एंजल ग्रुप के साथ काम करें। कुछ फैन आपस में ही बात कर रहे थे कि आदित्य को अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए था। वह काफी टाइम से डिप्रेशन में है। आई होप इस बार स्टार मून कंपनी आदित्य की स्किल और टैलेंट को समझे और उसका सहारा बने। हालांकि यहां आदित्य के बहुत सारे फैन नहीं थे, पर जो भी थे उन्होंने सबने आदित्य को अच्छी शुभकामनाएं दी। आदित्य अपने फैन की इतनी अच्छी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे वह सब फैन अपने से लग रहे थे। उसे खुशी थी कि कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। दूसरी तरफ आदित्य की ही तरह एक और एक्ट्रेस थी, नित्या, जो 3rd स्ट्रिंग एक्ट्रेस थी और गाने और डांस दोनों में ही काफी अच्छी थी। उसे बहुत सारे सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट बजने आते थे। अगर वह किसी भी कंपटीशन में भाग ले तो पक्का सिलेक्ट हो जाती, पर उसका किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था जो अब पूरा हो चुका था। पर उस कंपनी में नित्या भी उतना अटेंशन फैन का नहीं ले पाई जितनी उसकी काबिलियत थी, और इसका बड़ा कारण था कि उसे ज्यादातर कंपनी साइड रोल ही देती थी। आदित्य की ही तरह पर उससे कुछ ज्यादा ही फैन फॉलोइंग थी। नित्या की पर सुस्ती। फिलहाल वह भी स्टार मून कंपनी के साथ काम करना चाहती थी। कई बार बहुत सी कंपट कंपनियों ने नित्या को कनेक्ट करने की कोशिश की और उसे बहुत अच्छे ऑन ऑफर भी अभी दी, पर नित्य जानती थी कि यह कंपनियां भी उसी कंपनी की तरह है जिसमें वह अब भी काम कर रही है, इसीलिए उसने मना कर दिया था। स्टार मून कंपनी में सभी को एक उम्मीद दिख रही थी। नित्या को भी लग रहा था कि शायद इस कंपनी के साथ काम करके उसे बेहतर अवसर मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कंपनी अभी नई नई आई है और उस कंपनी में ज्यादा आर्टिस्ट भी नहीं है, तो उन लोगों को अच्छी कीमत मिलेगी। नित्या ने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, बस मेरा सिलेक्शन इस कंपनी में हो जाए। मुझे लगता है यह मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा और शायद मेरा करियर भी बन जाए। नित्या और आदित्य की तरह बहुत सारे ऐसे 3 ऑडी स्टार आर्टिस्ट थे जिन्हें स्टार मून कंपनी अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी और उन्हें विश्वास था कि शायद अब उनका करियर बन जाए। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में रिहान एच मानगर और शशा को अपने केबिन से बाहर भेजने के बाद अपना सिर अपनी से पहने अपनी चेयर पर लगाकर सोने की कोशिश करने लगता है। रिहान जब तक सोता रहा जब तक उसका सिर एकदम हल्का नहीं हो गया और उसकी नींद पूरी नहीं हो गई। रात के 10 बज रहे थे और रिहान अभी तक सो रहा था। ऑफिस अभी बंद हो चुका था, पर कुछ डिपार्टमेंट अभी भी काम कर रहे थे। एक्चुअली डायरेक्टर नवीन और उसके साथ के लोग अभी काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें 1 महीने के अंदर उन 6 वीडियो को प्रोड्यूस करना था और साथ में एडिटिंग भी पूरी करनी थी। इसीलिए वे सब लोग टाइम काम कर रहे थे। डायरेक्टर नवीन के अलावा कियारा और साशा भी कंपनी में ही थे और अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे। साशा कंपनी की सेव थी, इसीलिए वह पूरे दिन स्कूल में रहती और रात को कंपनी में आकर जो भी काम होता वह करती। वही कियारा अभी तक ऑफिस में इसीलिए थी।
क्योंकि वह डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में अपने ऑफिस में बैठकर आने वाले म्यूजिक वीडियो के लिए अपने सिंगर्स के प्रिंट्स और कपड़े तैयार कर रही थी। रेहान ने एक नजर पूरी कंपनी में काम कर रहे लोगों पर दौड़ाई और बिना किसी को डिस्टर्ब करे वह वापस अपने केबिन में आ गया और उसने मैगी से कहा एक कप कॉफी लाने के लिए, ताकि वह अपने आप को फ्रेश कर सके। साशा जो उस तरफ से जा रही थी, उसने रेहान के ऑफिस की लाइट ऑन देखकर रेहान के केबिन में चली गई और रेहान को कॉफी पीते देख बोली, तुम जाग रहे हो? साशा को देखकर रेहान ने गर्दन हिला दी और फिर थोड़ी फिक्र करते हुए कहा, तुम्हें भी अब सो जाना चाहिए, इतना काम कर रही हो। रेहान की बात सुनकर शशा ने नाउम्मीदी में अपनी गर्दन हिला दी और परेशान होते हुए बोली, मैं नहीं सो सकती, मुझे बहुत सारा काम करना है, कल के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, अगर कोई भी दिक्कत हुई तो हमें परेशानी हो सकती है। रेहान ने अनजान होते हुए पूछा, कैसा इंटरव्यू? कौन से इंटरव्यू की बात कर रही हो? रेहान की बात सुनकर साशा को झटका सा लगा और वह हैरानी से रेहान को देखने लगी। रेहान को देखकर लग रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं है और इंटरव्यू का नाम सुनकर वह कंफ्यूज दिख रहा है। साशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, और अगर उसे इस बात के लिए किसी को जिम्मेदार भी ठहराना हो तो वह किसे ठहराए? दारू को या दारू पीने वाले को? यही सोचकर उसने लाचारी में अपना सिर हिला दिया और रेहान को एक बार याद दिलाने के लहजे में बोली, क्या तुम भूल गए? आज सुबह ही मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास 100 सेलिब्रिटी की एप्लीकेशन आई है जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। रेहान ने एक बार के लिए हैरान होते हुए पूछा, सच में कितने लोग आ रहे हैं? रेहान की बात के जवाब में साशा ने कहा, अगर एकदम सही बताओ तो 133 लोग कल इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। यह सब लोग एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं और सभी लोग काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी रखते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि यह कोई छोटी बात नहीं है, अगर पॉसिबल हो तो इनका इंटरव्यू तुम खुद ले लो। रेहान ने चकते हुए कहा, 100 से भी ज्यादा लोग एक साथ हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आएंगे। हमारी कंपनी इतनी फेमस कब से हो गई? रेहान की बात सुनकर शशा ने कहा, सोचकर देखो रेहान उतर पाए और इन लोगों की मदद से हमारी कंपनी को टॉप 1 पर ला सकते हैं। रेहान ने साशा की बात पर सहमति दी और अपनी गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है, मुझे सोचने दो कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। रेहान ने साशा को हाँ भरते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूं इस बारे में, शायद तुम सही कह रही हो। रेहान ने अपने मन में सोचा, एक बार इन लोगों को ट्रीट करने के बारे में ना सोचकर यह देखते हैं कि क्या वाकई यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं तो कंपनी के लिए इंडस्ट्री में यह बहुत बड़ी बात होगी, पर साथ ही साथ इसका एक रॉन्ग साइड भी है। अगर हम सोनामी सेलिब्रिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी लेते हैं, अभी तो किसे पता कि फ्यूचर में इस कंपनी की पोजीशन क्या होगी और क्या नहीं। ऐसा में यह कंपनी के साथ साथ इन लोगों के फ्यूचर के लिए भी बुरा होगा जिन्हें स्टार मून कंपनी अभी अपने सपने पूरे करने की चाबी लग रही है। रेहान ने अपने आप से कहा, अब जब इन लोगों को मैंने बुला ही लिया है तो देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं। मैं खुद पर्सनली सबके इंटरव्यू लूंगा। रेहान लगातार यही सोच रहा था कि स्टार मून कंपनी के पास अभी लिमिटेड रिसोर्सेज है और सिर्फ 4 सिंगर्स और सेलिब्रिटी ही उनके अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। वो लोग अभी सिर्फ कुछ म्यूजिक वीडियो और एक फिल्म ही बना रहे हैं और इनमें मैं लीड एक्टर पहले ही डिसाइड हो चुके हैं। ऐसे में अगर सच में इतने लोग उनके साथ आते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरह कोई ना कोई रोल तो फिल्म में उन्हें देना ही होगा। माना कि वे सब इतने पहुंचे हुए सेलिब्रिटी नहीं है, पर आफ्टर ऑल उनकी भी फैन फॉलोइंग है और उनकी कंपनी उनके साथ इतना लो स्टैंडर्ड बिहेव नहीं कर सकती। रेहान को यह सोचकर ही थोड़ा बुरा लग रहा था कि ये लोग कितनी मुश्किलें उठाकर कल यहां आएंगे। ऐसे में कैसे रेहान सबको बताएगा कि वह उन्हें सिर्फ कुछ माइनर रोल ही दे पाएगा अभी कंपनी में, क्योंकि यह तो सच है कि हर नई कंपनी से सबको बहुत उम्मीद होती है और कहीं ना कहीं यह लोग भी इसी उम्मीद के साथ आएंगे कि मेरी कंपनी उनके लिए कुछ अच्छे अवसर देगी। रेहान को इतना सोचते हुए देखकर शशा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। तुम पूरे दिन से भूखे हो, तुमने कुछ नहीं खाया है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? साशा की बात सुनकर रेहान ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे याद ही नहीं रहा कि उसने पिछले 2 दिन में अपने शरीर को कितना खराब किया है। उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था और अब उसे जल्दी से कुछ खाने को चाहिए था। पर तभी रेहान ने कुछ सोचा और बोला, मैं इस कंपनी का बॉस हूं और यह मुझे चाहिए कि मेरे साथ काम करने वाले लोग स्वस्थ रहे। आधी रात का वक्त है, कितने सारे लोग काम में लगे हुए हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है।
यह बोलकर रेहान ने जल्दी से अपना फोन निकाला और 2427 ओपन रहने वाले रेस्टोरेंट में कॉल कर दिया। इस रेस्टोरेंट का नाम काफी अच्छा था और इसका खाना भी काफी स्वादिष्ट होता था। न स्टार मून होटल को ही ऑर्डर देता, बट ये होटल उनके इस नए ऑफिस से काफी दूर था और उसे यहां पहुंचने में ही काफी टाइम लग जाता। इसलिए उसने इस प्लेटफॉर्म में कॉल किया। लगभग 20 मिनट बाद एक फूड डिलीवरी बॉय उस कंपनी में आया और आकर उसने कहा, सर आपने फूड ऑर्डर किया था। फूड रेहान खुद लेने गया था। उसने उस डिलीवरी बॉय से कहा, हाँ मैंने ही ऑर्डर दिया था। थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। रेहान की बात सुनकर उस लड़के ने फिर कहा, क्या यह कोई एंटरटेनमेंट कंपनी है सर? रेहान ने कहा, हाँ। क्या तुम पहले कभी यहां नहीं आए? उस डिलीवरी बॉय ने एक्साइटेड होते हुए कहा, नहीं सर मैं पहली बार यहां आ रहा हूं। आप वही कंपनी है ना जो बड़े स्टॉर्स को काम देते हैं? मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी लेट तक काम करते हैं। यह कहकर वह लड़का अपनी गर्दन अंदर करके इधर उधर देखने लगा। जब रेहान ने देखा कि वह डिलीवरी बॉय फूड सप्लाई करने के बाद भी यहां से अभी तक नहीं गया है, तो रेहान ने उससे एक्साइटेड होकर पूछा, क्या तुम्हें कोई और काम भी है? रेहान की बात सुनकर उस डिलीवरी बॉय ने थोड़ा डरते हुए पर हिम्मत करके बोला, वो मैं भी एक से टी बनना चाहता हूं। क्या आप लोगों के यहां कोई काम मुझे भी मिल सकता है? रेहान ने हैरान होते हुए उस लड़के को देखा और फिर बहुत ही कैजुअली उससे कहा, हम सेलिब्रिटी बनने के लिए कोई खास डिग्री नहीं चाहिए। अगर तुम में टैलेंट है और तुम कंपनी की शर्तों को मानते हो तो तुम यहां काम कर सकते हो। रेहान की बात सुनकर वह लड़का कुछ पल के लिए जम गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी जो सुना वह सच था। उसने रेहान को गौर से देखा और फिर पूछा, आप कौन? रेहान ने बहुत ही सिंपल तरीके से कहा, मैं इस कंपनी का बॉस हूं। उस लड़के ने रेहान को गौर से देखा और फिर कहा, सर मेरा नाम अंश है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप बॉस होंगे और मैं डायरेक्टली आपसे ही जॉब के लिए पूछूंगा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं एक आर्टिस्ट बन सकता हूं? आपकी कंपनी में अंश लगातार रेहान को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर मिले जुले भाव थे। वह खुश और एक्साइटेड दोनों था। अंश ने बिना रेहान की बात का जवाब सुने खुद से ही कहने लगा, आपको पता है एक बार एक भविष्य बताने वाले आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं हजारों लोगों के सामने खड़ा रहूंगा और लोग मेरे टैलेंट की तारीफ करेंगे। रेहान काफी हैरान था यह देखकर कि अंश के पास एक्टिंग स्किल है और वह कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर लेता है। अंश ने फिर रेहान को देखा और पूछा, बॉस क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी कंपनी में काम कर सकता हूं? मैं बहुत मेहनत करता हूं और मैं कोई भी काम कर सकता हूं। आप मुझे एक मौका देकर देखें। रेहान ने अंश की ओर देखकर अपनी गर्दन हवा में हिलाते हुए कहा, कल तुम इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में आ जाना। अंश ने रेहान की बात सुनकर हैरानी से पूछा, क्या आप बॉस नहीं हैं? क्या आप मुझे अभी इंटरव्यू देने के लिए नहीं कहेंगे? अंश की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, मुझे इस बारे में सोचना होगा। तुम्हें भी इस बारे में सोच लेना चाहिए। एक बार एक आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं होता। तुम चाहो तो बहुत बड़े स्टार बन सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें शुरू में मेहनत करनी होगी और उससे जो पैसे और पहचान तुम्हें मिलेगी वह तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देगी। रेहान अभी जो मिनिमम सैलरी अपने आर्टिस्ट को दे रहे थे वे बहुत कम थे, इतने कि जितने एक फूड डिलीवरी बॉय कमा लेता है। बल्कि एक फूड डिलीवरी बॉय फिर भी उनसे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि आजकल उनका काम ही इतनी ज्यादा मेहनत वाला हो गया है। रेहान अभी इतना पैसा बाकी आर्टिस्ट को नहीं दे रहा था। हाँ, अगर कोई आर्टिस्ट अपने काम के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं, पर मिनिमम सैलरी सबकी उतनी ही थी। रेहान का जवाब सुनकर अंश थोड़ा सा मायूस हो गया, क्योंकि रेहान ने उसे उसकी बात का सीधा जवाब नहीं दिया था, पर अभी भी उसे उम्मीद थी। उसने रेहान से कहा, मैं आज रात सोचूंगा और उसके बाद कल इंटरव्यू के लिए आऊंगा। अंश के जाने के बाद रेहान अपने केबिन में आ गया। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उन लोगों को अपने केबिन में बुलाया जो पूरी रात वहां काम कर रहे थे, ताकि वे लोग कुछ खा ले। रेहान को देखकर शशा ने उससे पूछा, तुम उस डिलीवरी बॉय से इतनी देर तक क्या बात कर रहे थे? वह जाते वक्त बहुत खुश लग रहा था। रेहान के साथ साथ बाकी लोग भी अपने मन में यह बात सोच रहे थे कि रेहान जैसा आमिर आदमी उस डिलीवरी बॉय से क्या बात कर रहा था, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा था बल्कि हंस भी रहा था। रेहान को लगा कि अभी अभी जो हुआ वह बात उसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। यह बात काफी इंटरेस्टिंग थी, इसीलिए अब उसे अभी जो भी हुआ
उसने वह बात सबको बताई, जिसे सुनने के बाद सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उस डिलीवरी बॉय की बातों पर रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने कहा कि उस पीले कपड़े पहने आदमी ने अंश के साथ अच्छा नहीं किया, वह अच्छा आदमी नहीं है। तभी नवीन के पास बैठा उसका असिस्टेंट बोला, उस आदमी ने पीले कपड़े पहनकर खुद को ना जाने क्या समझ लिया। यह बोलकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। वह तब तक हंसता रहा जब तक उसका पेट दर्द नहीं हो गया। साशा ने उत्सुक होते हुए पूछा, क्या तुम सच में उसे कल इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हो? डोंट टेल मी कार्तिक कि वो अब एक आर्टिस्ट के तौर पर हमारे साथ काम करेगा। साशा की बात सुनकर रेहान ने अपने कंधे उचका हुए कहा, क्यों नहीं, यह लड़का सच में काफी टैलेंटेड है और अच्छी कॉमेडी भी कर लेता है। उदाहरण। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने भी अपनी सहमति देते हुए कहा, बहुत से लोग और एक्टर हैं जिन्होंने किसी नामी एक्टिंग कंपनी में पढ़ाई नहीं की है, बस उनका अनक स्टाइल ही उन्हें सबसे खास बनता है और उनकी टैलेंट को दुनिया के सामने लाता है, जिसे लोग इज्जत देते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे रजनीकांत सर, अक्षय कुमार और भी ना जाने कितने लोग। रेहान ने भी डायरेक्टर की बात पर सहमति दी और कहा, चलो अब इन सब के बारे में और बात नहीं करते हैं। सब लोग जल्दी अपना खाना खाओ और आराम करने चले जाओ। अपने आप को ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है। सबने एक साथ रेहान को थैंक यू कहा और सोचने लगे कि रेहान उन सबका कितना ख्याल रखते हैं। खाना खाने के बाद कोई भी सच में सोने नहीं गया, बल्कि सब लोग वापस पूरी एनर्जी के साथ काम में लग गए। रेहान ने देखा कि उसके एम्प्लॉय बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए उसके बाद रेहान ने उन्हें कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया। अगले दिन साशा स्कूल ना जाकर वही ऑफिस में ही रुक गई और वहां खड़े होकर अपने बाकी एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करने लगी। आज बहुत बड़ा दिन था। 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटी इंटरव्यू के लिए आने वाले थे। यह बात की थी कि उनमें से कितने लोग लास्ट में वहां रुकते हैं, पर फिर भी उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कंपनी का स्टैंडर्ड लो है या उनका एटीट्यूड सही नहीं है। पूरी कंपनी को अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था। सभी ने 10 बजे तक इंतजार किया। बाकी कंपनी के लोग तो जैसे आसमान में थे। उन्हें यह देखकर हैरानी हो रही थी कि इतने सारे सेलिब्रिटी एक साथ एक ही टाइम पर यहां थे। हालांकि वे लोग कोई बहुत पहुंचे हुए सेलिब्रिटी नहीं थे, फिर भी किसी भी ऑर्डिनरी आदमी के लिए उन्हें देखना बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हर कोई आपस में बात कर रहा था, क्या ये सेलिब्रिटी यहां किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए हैं? किसी दूसरे ने कहा, नहीं, शायद ये किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं। पर फिल्म की शूटिंग में इतने लोगों का क्या काम? तभी किसी ने कहा, ये सब लोग यहां स्टार मून कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं। यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। इतने सारे सेलिब्रिटी किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आईएनएस की भाई हैं, वह भी एक स्टार्टअप कंपनी में। तभी उस आदमी ने कहा, हाँ, मैंने कहीं से सुना है इनके बारे में। एक दूसरी लड़की ने कहा, क्या सच में यह कंपनी इतनी पावरफुल है? आखिर यहां चल क्या रहा है? क्या ये लोग कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं? इस इंडस्ट्री में क्या ये लोग 500 करोड़ के बजट वाली मूवी में इन्हें हायर करेंगे? इस तरह के अजीब अजीब सवाल सबके दिमाग में थे। तभी दूसरी कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे साथ वाले फ्लो पर काम करने वाली यह स्टार मून कंपनी इतनी बड़ी छुपी रुस्तम निकलेगी। इसने हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा हाथ मार लिया। इस इंडस्ट्री में तभी किसी ने विश्वास ना करते हुए उस आदमी से ही सवाल कर लिया, तुम्हें कैसे पता कि यह सब लोग यहां इंटरव्यू के लिए ही आए हैं? हो सकता है कुछ और बात हो। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने अभी सेलिब्रिटी नित्या का लाइव ब्रॉडकास्ट देखा है, वो भी यहां आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, उसी से पता चला है। मुझे भी उसकी बात सुनकर सभी लोग अब कंफर्म हो चुके थे और अब सब लोग असलियत जानने के बाद ज्यादा शौक के थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ सच था। तभी एक फैन और एम्प्लॉय ने कहा, इसका मतलब अब मैं अब रोज इन सभी से मिल पाएंगे। जैसे ही उस एम्प्लॉय ने कहा कि उसने सेलिब्रिटी नित्या का लाइव ब्रॉडकास्ट देखा था, तो सबके चेहरे हैरानी में बन गए। उसकी बात सुनकर सभी लोग अब कंफर्म हो चुके थे और अब सब लोग असलियत जानने के बाद ज्यादा शौके थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ सच था। तभी एक फैन और एम्प्लॉय ने कहा, इसका मतलब अब रोज इन सभी से मिल पाएंगे। नित्या एक बिग बियर के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट किया करती थी और आज भी वह इंटरव्यू में जाने से पहले अपने फैन के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट ही कर रही थी। उसने अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान कहा, आप लोग बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं क्या करने जा रही हूं। आप लोगों को शायद विश्वास ना हो,
पर यह सच है कि मैं आज एक इंटरव्यू देने जा रही हूं। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, पर सच कहूं तो कल तक मुझे भी विश्वास नहीं था, जब तक मुझे स्टार मून कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया था। देखते हैं अब क्या होता है। किसी भी फैन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन लोगों को इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनने के बाद भी इंटरव्यू देना पड़ता है। तभी एक फैन ने कहा, आप इतनी बड़ी स्टार है, फिर आपको क्या जरूरत इंटरव्यू देने की। तभी एक दूसरे फैन ने कहा, क्यों इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते? अगर कोई सेलिब्रिटी किसी मूवी के लिए ऑडिशन देने जा रहा है तो हम उसे इंटरव्यू कह सकते हैं। उस फैन की बात सुनकर नित्या ने कहा, हाँ, ऐसा कह सकते हैं, पर मैं आज किसी मूवी के ऑडिशन के लिए नहीं जा रही हूं। मैं सच में एक मूवी के ऑडिशन के लिए ही जा रही हूं और मुझे खुशी होगी अगर यह न्यू कंपनी मुझे सिलेक्ट कर लेगी। यह सुबह सबको विश्वास हो गया कि नित्या सच में इंटरव्यू के लिए ही जा रही है। तभी उसके एक फैन ने कहा, आप जरूर सिलेक्ट होंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कंपनी के मालिक के घर का शीशा तोड़ दूंगा। एक फैन ने कुछ अजीब ही तरीके से कहा, नित्या, उस कंपनी में मत जाओ, इंटरव्यू के लिए तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें 10 मिलियन रुपया दूंगा। किसी ने कहा, क्या है? आखिर यह स्टार मून कंपनी जो हमारी नित्या जैस सेलिब्रिटी को वहां जाने को इतना डेस्परेट के मन में स्टार मून कंपनी के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। पूरे देश में 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग थे और सबको इस कंपनी के बारे में नहीं पता था। वे लोग मोस्टली अपने आइडल को ही फॉलो करते थे। उन लोगों को एंटरटेनमेंट कंपनी की बाकी चीजों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। नित्या ने अपने फैन को ज्यादा कुछ नहीं बताया कि वह एग्जैक्टली वहां क्यों जा रही है और यह कैसा इंटरव्यू है। उसने अपने ब्रॉडकास्ट को रोका नहीं और अपनी गाड़ी से बाहर आकर उसने लिफ्ट ली और स्टार मून कंपनी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही फैन ने ब्रॉडकास्ट की थ्रू देखा कि वहां 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटी लाइन लगाकर खड़े हैं, तो उन्हें अस्सू करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि सब लोग इंटरव्यू के लिए ही वहां आए हैं। सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर एक स्टार मून कंपनी जिनके बारे में ज्यादा कोई कुछ जानता भी नहीं है, आखिर उस कंपनी में इतने लोग क्या कर रहे थे। एक साथ इतने सारे सेलिब्रिटी का होना ऐसा था जैसे यह नजारा 1800 साल में एक बार देखने को मिलता है। जो लोग नित्या का ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, उन लोगों ने यह न्यूज अपने दोस्तों में भी फैला दी और देखते ही देखते नित्या के लाइव ब्रॉडकास्ट में लाखों लोग आ गए जो इस सुनहरे नजारे को देख रहे थे। जब बिग बी ब्रॉडकास्ट स्टेशन ने देखा तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब सुबह यह ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था तब बहुत कम लोग थे और अब लाखों लोग यह देख रहे थे। जब बिग बी कंपनी के मालिक को उसके लोगों ने बताया स्टार मून कंपनी के 100 सेलिब्रिटी वाली बात, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि वे लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, पर जब उसने खुद लाइव देखा तो उसके होश उठ गए। उसी वक्त अभिषेक को एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया। उसने अपने एम्प्लॉय को कहा कि नित्या के लाइव ब्रॉडकास्ट को सबसे ऊपर रखो हमारे चैनल में और हो सके जितना उसकी ब्रांडिंग करो। अभिषेक के असिस्टेंट ने उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि यह ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा? उसकी बात सुनकर अभिषेक ने सिर्फ इतना कहा, यह बहुत ही रेयर है इस इंडस्ट्री में और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यह हमारी कंपनी के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि स्टार मून कंपनी के काफी बड़े प्रोजेक्ट पर हमने काम किया है और उसके बाद हमारी पॉपुलर काफी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि यह भी एक ब्रेकिंग न्यूज है और यह हमारे दर्शकों को काफी पसंद आएगा। अभिषेक ने एक कैची लाइन उस ब्रॉडकास्ट को दे दी, क्या कोई कंपनी एक 100 सेलिब्रिटी को एक साथ इंटरव्यू के लिए बुला सकती है? चलिए जानते हैं। हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में अभिषेक खुद ही एक और लाइव ब्रॉडकास्ट रिहान और उसकी कंपनी के साथ करना चाहता था और वह उसे डिस्कस भी करने वाला था, पर उससे पहले ही खुद ये अवांजिस इतनी बड़ी खबर उसके हाथ में आ गई जिससे उसका ब्रॉडकास्ट अब पूछने वाला था। वैसे तो रेहान ने हमेशा ही उसकी काफी मदद की है, इसीलिए वह दिल से रेहान की इज्जत करता भी था। दूसरी तरफ नित्या ने अभी तक अपना ब्रॉडकास्ट चालू रखा था। वह जाकर एक जगह बैठ गई और अपने बारी आने का इंतजार करने लगी। तभी उसकी नजर अपने फोन में चल रहे लाइव ब्रॉडकास्ट पर गई और वह हैरान रह गई यह देखकर कि उसके लिव ब्रॉडकास्ट में 10 मिलियन व्यूज हैं और आगे भी ये बढ़े जा रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले के ब्रॉडकास्ट में भी हाईएस्ट 1 मिलियन व्यूज होंगे, पर आज यह नित्या को किसी चमत्कार से ज्यादा नहीं लग रहा था।
पर वह हैरान थी कि क्यों उसके इस ब्रॉडकास्ट को इतना प्रमोट किया जा रहा था, और वह यह भी जानती थी कि किसी भी ब्रॉडकास्ट को फ्री में प्रमोट नहीं कर सकते। फिर क्यों चैनल उसके लिए इसे इतना प्रमोट कर रहा था? इसके पीछे कोई तो बात थी जो नित्या को नहीं पता थी। जल्दी ही अपने सामने की बड़ी सी लाइन को देखकर नित्या समझ गई कि प्लेटफॉर्म उसके ब्रॉडकास्ट को नहीं, बल्कि उन सेलिब्रिटी को प्रमोट कर रहा था। जल्दी ही उसके ब्रॉडकास्ट की रीच 20 मिलियन हो गई। उस ब्रॉडकास्ट में सिर्फ उसके ही नहीं, बल्कि बाकी 100 सेलिब्रिटी के फॉलोवर भी थे जो उन्हें देखने यहां आए थे। नित्या इतनी बड़ी लाइन में जाकर खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका नंबर सबसे लास्ट में है, इसीलिए वह वहीं पर आराम से बैठी रही। पर जल्दी ही उसे उसका एक सेलिब्रिटी फ्रेंड वहां दिख गया और जाकर उससे बात करने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि हर्षद था। जैसे ही फैन ने अपने आइडल स्टार को वहां देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई, और वह लोग जानना चाहते थे कि क्या उनके आइडल इस वक्त नर्वस है, क्या वह भी यहां इंटरव्यू के लिए आए हैं। बहुत सारे सवाल अब नित्य के कमेंट बॉक्स में भर गए, जिन्हें देखकर नित्या को लगा कि उसे अब हर्षद के फैन की बात तक पहचानी ही चाहिए। नित्या जल्दी से खड़े होकर उस लाइन में गई जहां हर्षद खड़ा था। नित्या ने हर्षद को देखकर उसे ग्रीटिंग्स की, और फिर जब हर्षद ने पूछा कि क्या यह एक लाइव ब्रॉडकास्ट है, तो नित्या ने हां कर दिया। उसकी बात सुनकर जल्दी से हर्षद ने अपने चेहरे के हाव भाव बदले और एकदम सही तरह से खड़ा हो गया। नित्या ने हर्षद से कहा, तुम्हारे फैन जानना चाहते हैं कि क्या तुम नर्वस हो? नित्या की बात सुनकर हर्षद ने कैमरा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं नर्वस हूं, और मैं चाहता हूं कि बस मैं इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाऊं। मैंने सुना है कि स्टार मून कंपनी के बॉस खुद ये इंटरव्यू लेने वाले हैं। तभी एक फैन ने पूछा, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे? हर्षद ने एक गहरी लंबी सांस ली और थोड़ा झकते हुए कहा, जब मैं यहां नहीं आया था तब मुझे पूरा विश्वास था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, पर अब इतने सारे लोगों को देखकर सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं अंदर से डरा हुआ हूं और भगवान से दुआ कर रहा हूं कि मैं इस इंटरव्यू में क्लियर करके सिलेक्ट हो जाऊं। यहां और भी लोग हैं जो मुझसे ज्यादा फेमस है, और मुझे लगता है कि शायद वह सिलेक्ट हो जाए। हर्षद की बात सुनकर नित्या भी थोड़ा नावक हो गई, क्योंकि सच में यहां बड़े बड़े नामी सेलिब्रिटी आए थे, और हर कंपनी अपने बैनर के नीचे अच्छे और नामी लोगों को ही लेना चाहेगा। अब नित्या को भी लगने लगा था कि कोई भी कंपनी इतने सारे लोगों को एक साथ काम पर नहीं लेगी। जरूर यह लोग हम सब में से सबसे अच्छे को सिलेक्ट करेंगे और उसकी पॉपुलर का यूज अपनी कंपनी को प्रमोट करने में करेंगे। तभी हर्षद ने नित्या से पूछा, नित्या तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो या लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए? नित्या ने कहा कि वह लाइव ब्रॉडकास्ट तो ऐसे ही कर रही है, वैसे मैं भी इंटरव्यू के लिए ही आई हूँ। नित्या से बात करते हुए हर्षद ने कहा, चलो हम भी लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, इससे मैं भी उतना नावज नहीं होऊंगा और अपने फैन के साथ बात करके मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा एंड अपने इमोशन भी उनके साथ शेयर कर पाऊंगा। पर वैसे तो मेरे कोई ज्यादा फैन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई देखेगा भी इतनी सुबह सुबह पर, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए। अपने कम फैन वाली बात हर्षद ने खुद से ही कही थी। जैसे ही हर्षद ने यह बात बोली, अचानक ही नित्या के लाइव ब्रॉडकास्ट में कमेंट बॉक्स में बाधा आ गई। किसी ने कहा, डियर हर्षद, तुम्हारे फैन यहां पर है। यह सुनकर हर्षद को थोड़ा झटका सा लगा कि उसने यह बात अपने मन में बोली थी। तो फिर इन लोगों को कैसे पता चला? कहीं उसने लाइव ब्रॉडकास्ट में जोर से तो यह बात नहीं बोल दी। हालांकि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। एक फैन ने कहा, हम लोग बहुत सारे तो नहीं हैं, पर जीतने भी हैं। हम सब आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि आप जरूर ये इंटरव्यू पास कर लेंगे। एक फैन ने लिखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये इंटरव्यू क्लियर करते हैं या नहीं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हर्षद के फैन के इतने सारे मैसेज देखकर नित्या ने अपना फोन हर्षद को दे दिया और उसे कहा, हर्षद, तुम्हारे फैन बहुत ज्यादा केयरिंग है और तुम्हारा ख्याल भी रखते हैं। अपने फैन का इतना प्यार देखकर हर्षद की आंखों आंसू आ गए। उसने कहा कि अब मैं बिल्कुल नाव नहीं हूं। अब अगर मैं आज सेलेक्ट ना भी हो तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरे फैन मेरे लिए मेरे बेस्ट सपोर्टर हैं। इस वक्त अंश भी अपने पैर जल्दी जल्दी एलिवेटर पर रख रहा था। वह जल्दी जल्दी अपने पैर रख रहा था। अंश बार बार मन में यही बोल रहा था कि लेट ना हो जाओ, भगवान आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसे ही अंश स्टार मून कंपनी में पहुंचा, तब जाकर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, भगवान का शुक्र है कि मैं लेट नहीं हुआ।
इतना कहकर वह अपने आसपास देखने लगा। अंश की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह देखकर कि वह आज इतने सारे और बड़े सेलिब्रिटी के सामने खड़ा है और उन्हीं के साथ आज वह भी इंटरव्यू देगा। यह सोचकर ही अंश की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसा कि रेहान ने लास्ट नाइट फूड लेते वक्त अंश से कहा था कि उसे एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। इस इंडस्ट्री में आने से पहले तो अंश ने वही किया। उसने पूरी रात इस बारे में सोचा और फैसला किया कि उसे एक बार उस भाग्य बताने वाले बाबा पर विश्वास करना चाहिए। आखिर उनकी कहीं बहुत सी बात सच हुई है। उसके लिए यही सोचकर अंश सुबह सुबह ही जल्दी तैयार होकर स्टार मून होटल आ गया। अंश बार बार खुद से कह रहा था, तुम कर सकते हो अंश, तुम में बहुत टैलेंट है, तुम भी इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में राज कर सकते हो। अंश यह सब सोच ही रहा था कि अचानक ही उसके मालिक ने उसे आवाज दी, अंश अंश उठ जाओ, तुम्हारा डिलीवरी टेकआउट तैयार है। यह सुनकर अंश होश में आया और उसे पता चला कि वह अब तक जो भी सोच रहा था वह सब एक सपना था। अंश लगातार बोले जा रहा था, मैं एक दिन जरूर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनूंगा। उसे छोड़कर बाकी सबको पता था कि वह सिर्फ एक सपना देख रहा है और सपने में ही बड़बड़ रहा है। उसके साथ काम करने वाले लोग यह सब देख रहे थे। उन लोगों ने आपस में बात करते हुए और अंश की फिक्र करते हुए कहा, यह ठीक से डिलीवरी तो नहीं कर पाता, सेलिब्रिटी कैसे बनेगा। तभी उसके बगल में खड़े लड़के ने कहा, यार मुझे डर लग रहा है कि इसे नींद में चलने की तो आदत नहीं हो गई। तभी वो लोग अंश के थोड़े करीब आए और उसे जागते हुए होश में लाते हुए कहा, जग जाओ, तुम्हारा फूड डिलीवरी के लिए रेडी है, जल्दी जाओ और उन्हें देकर आओ। उसके मन में लगातार यही बात चल रही थी। अंश खुद में ही यह सब सोच रहा था। उसे लगा